चलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हम स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन तक हमारा हो चुका था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डिमांड। आपको ग्रुप पे मैंने सारे तीनों भी टॉपिक के पीडीएफ्स डाल दिए, आप उसमें से देख सकते हो। देखो अभी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड देखो, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। देखो कोई भी एम्प्लॉय जो काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, खाली एक ही सुपीरियर, मतलब उसका एक ही बॉस रहना चाहिए। जो भी ऑर्डर देगा वो एक ही बॉस का फॉलो करेगा। जैसे a worker should report to one supervisor only. If two supervisor give the different instructions, confusion occur. अगर दो सुपरवाइजर और दोनों सुपरवाइजर ने अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे दी एम्प्लॉय को, तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन ऑकर होगा। तो एक ही वर्कर को एक ही सुपीरियर क्या करेगा रे, उसको इंस्ट्रक्शंस देगा। बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। देखो वन मैनेजर शुड सुपरवाइज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली। देखो जो मैनेजर रहेगा ना, उनके पास जो भी सुपरवाइज के लिए जो भी उनके नीचे वाले जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे। मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोग काम करते हैं और 500 लोगों को सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी एक अकेले बंदे को दे दी तो वो नहीं फुलफिल कर पाएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक बंदा एक लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन को क्या कर सकता है, इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है। एग्जाम्पल देखो, अ टीचर कैन इफिशिएंटली मैनेज वन क्लासरूम बट हैंडलिंग टू मेनी स्टूडेंट्स में रिड्यूस द इफेक्टिवनेस। जैसे टीचर रहता है, देखो हर एक क्यों रहता है, हर एक क्लास का अलग अलग ये क्या रहता है, टीचर रहता है। मतलब जो मेन टीचर रहता है वो अलग अलग रहता है अपना। वो क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि सारे बच्चों को एक टीचर हैंडल नहीं कर पाते। उसके लिए हर एक क्लास का अलग अलग टीचर रहता है, जो हेड टीचर रहता है वैसे। बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। देयर शुड बी अ स्मूथ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होगी वो एक फ्लो के जरिए होगी, और फ्लो भी कैसा रहना चाहिए, स्मूथ रहना चाहिए। जैसे एम्प्लॉय शुड रिसीव द क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट शुड रिसीव द फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉयज। इसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होना जरूरी है, जो हमने यूनिट 4 में देखा था कि प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होना जरूरी है। तो उसके जरिए वो आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन चैनल्स को अचीव कर सकते हो। क्यों, इंफॉर्मेशन फ्लो करने के लिए। बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखो द स्ट्रक्चर शुड बी अडेप्टेबल टू चेंज एंड ग्रोथ। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर चेंजेस को और होने वाली ग्रोथ को अडॉप्ट करते आना चाहिए उसको। जैसे कि कंपनी शुड एबल टू ऐड अ न्यू डिपार्टमेंट्स व्हेन द इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। अगर आपकी कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट बना रही है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई डिपार्टमेंट्स की जरूरत रहेगी आपके कंपनी में, तो आपको इजीली ऐड ऑन करते आना चाहिए। मतलब आपका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि रिजिड। तभी जाके आप क्या कर पाते हो, ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है। बाद में आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दो टाइप है ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें डिवाइड किया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑफिशियल स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए जो ऑफिशियल स्ट्रक्चर बना गया मैनेजमेंट, मतलब जो ऑन पेपर है बेसिकली, वो स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, फॉर्मल स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे हम कहते हैं ना फॉर्मल वेयर, हाँ, फॉर्मल कपड़े, मतलब क्या, जो ऑफिशियल यूज के लिए रहते हैं, वैसे ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी क्या है, ऑफिशियल स्ट्रक्चर है। ओके। देखो इसमें क्या क्या आता है, जॉब्स आते हैं, क्या क्या क्लियरली डिफाइंड रहता है, जॉब्स क्लियरली डिफाइंड रहते हैं, ऑथोरिटीज डिफाइंड रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड रहती है, रूल्स प्रोसीजर्स एंड रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉय। दो एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप भी क्या रहता है, क्लियरली डिफाइंड रहता है। ये कहाँ किसके जरिए आप शो कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के जरिए शो कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द चेस्टर आई बार्नेट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहता है, तो देखो सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ टू और मोर पर्सन। दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच की जो भी एक्टिविटी जो कॉन्शियसली कोऑर्डिनेट, कॉन्शियसली मतलब क्या, डिसाइड करके कोऑर्डिनेट की जाती है। डिसाइड कहाँ से की जाएगी, प्लानिंग के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, स्टाफिंग के थ्रू डिसाइड करके वो एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। तो वो जो सिस्टम बिठाई जाती है उसके ऊपर, वो सिस्टम को क्या कहते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। अभी देखो फीचर्स क्या क्या है इसके। क्लियरली डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, स्ट्रक्चर डिफाइंड रहता है। अभी स्ट्रक्चर डिफाइंड में रहता है मतलब क्या रहता है, एवरी एम्प्लॉयज नो, हर एक एम्प्लॉय क्या सोचता है कि व्हाट वर्क टू डू, ये उसको पता रहता है। whom टू रिपोर्ट, किसको रिपोर्ट करना है वो भी पता रहता है। एंड व्हाट अथॉरिटी ही हैज, उसके पास क्या क्या अथॉरिटी, ये भी क्या रहता है, क्लियरली डिफाइन रहता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। ओके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे काम करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम होता है। ऑफिशियल रूल्स एंड पॉलिसीज रहती है कंपनी, कोई भी आके अपने मन से काम नहीं करेगा, उसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड पॉलिसीज बनाई जाएंगी। बाद में आता है क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। देखो टॉप मैनेजमेंट डिजाइन द स्ट्रक्चर इंटेंशनली। देखो टॉप मैनेजमेंट क्या करते हैं,
प्रॉपर स्ट्रक्चर इंटेंशनली उसको डिजाइन किया जाता है, और वो डिजाइन करते समय आपके ऑर्गेनाइजेशन का टाइप और आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज, ये सारी चीजें उसमें ध्यान में रखी जाती है। बाद में आता है डिवीजन ऑफ वर्क। देखो, डिफरेंट जॉब्स आर असाइन टू डिफरेंट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के हिसाब से हर एक एम्प्लॉयज को उसके हिसाब का जॉब मिलेगा। मतलब यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी अच्छा रहेगा। बाद में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंस, कौन किसकी क्या अथॉरिटी है, मतलब किसके क्या राइट्स है, और दूसरा किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से काम से रिलेटेड कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये क्लियरली डिफाइन रहता है फॉर्मल स्ट्रक्चर में। ठीक है, अभी फॉर्मल स्ट्रक्चर के 4 पिलर है, मतलब जिसके ऊपर क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप बेस्ड है। ये 4 पिलर कौन है रे? पहला डिवीजन ऑफ लेबर। देखो, वर्क इज डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द स्किल। वर्क कैसे होता है रे? स्किल के हिसाब से क्या होता है, डिवाइड होता है। सो इसके वजह से वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखो, इन अ बैंक कैशियर क्या हैंडल करता है, कैश। मैनेजर क्या हैंडल करेगा, सुपरवाइज करेगा स्टाफ को। अकाउंटेंट क्या करेगा, मेंटेन करेगा रिकॉर्ड। इसका ही मतलब यहाँ पे डिव्हिजन ऑफ लेबर प्रॉपर हो चुका है। आदित्य, त्याच्यात नको मोबाईल मध्ये बघ, त्याच्यात काहीच उपयोग नाही। हे पाहिल्यावर ते वाच, तुला एक्झाम समजेल। नोट्स दिलेल्या आहेत ना तुम्हाला, कसं त्याच्यात पाहायचं, तेच आहे याच्यात, फक्त थोडस स्ट्रक्चर वे मध्ये दिलं एंड एग्जाम्पल के जरिए सोच समझा है, तो आपको इजीली समझ में आए। बाद में दूसरा पिलर कौन सा है फॉर्मल का, स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस। देखो, ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ चेन ऑफ कमांड। जैसे कोई भी अथॉरिटी रहेगी, वो कैसे रहेगी, एक प्रोसेस के जरिए फॉलो होगा। जैसे कि ऊपर कौन रहेगा, एमडी रहेगा, फिर बाद में आता है जनरल मैनेजर, फिर कौन आएगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर, फिर आएगा सुपरवाइजर, फिर वर्कर। सो जो भी कमांड है आपकी, वो कहाँ से रहेगी रे, टॉप टू बॉटम प्रॉपर फ्लो होगी। इसके वजह से प्रोसेस फॉलो करने की वजह से सारी चीजें क्या रहेगी रे, एक डिसिप्लिन मैनर में कंप्लीट होने के लिए मदद होगा। बाद में आता है स्ट्रक्चर। तीसरा पिलर इंपॉर्टेंट कौन सा है, स्ट्रक्चर। इट क्रिएट्स ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क ऑफ डिपार्टमेंट एंड पोजीशन। ओके, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जाता है किस सारे डिपार्टमेंट्स का, और डिपार्टमेंट में जो जो लोग हैं उनकी पोजीशन का। जैसे देखो, कंपनी में हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर प्रोडक्शन के लिए अलग है, मार्केटिंग के लिए अलग है, फाइनेंस के लिए अलग है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब एचआर के लिए अलग है। तो इसके हेड भी रहेंगे, ये सारे डिपार्टमेंट के वो भी अलग अलग रहेंगे। तो इसके वजह से क्या है, स्ट्रक्चर प्रॉपरली डिफाइंड है, और पोजीशन भी क्या है, फॉर्मल में डिफाइंड रहती है। चौथा और आखिरी पिलर रहता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। इट डिटरमाइंस हाउ मेनी एम्प्लॉइज वन मैनेजर कैन सुपरवाइज इफेक्टिवली। स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या डिसाइड होता है कि एक सुपरवाइजर कितने एम्प्लॉइज को अटेंड करेगा एक टाइम पे। जैसे कि मैं सुपरवाइजर हूँ कंपनी में, तो मेरे अंडर 8 लोग काम करेंगे, तो मेरे जैसा और भी सुपरवाइजर्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग हैं और सुपरवाइजर, तो उनके पीछे भी, उनके नीचे भी 8 8 लोग दे देंगे आप। मतलब मैं ही सारे एम्प्लॉयज को नहीं हैंडल करूंगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने एम्प्लॉयज को हैंडल करने की है, खाली 8 एम्प्लॉयज को, तभी मैं जाके इफेक्टिवली काम कर पाऊंगी। अगर मुझे 16 एम्प्लॉयज दे दिए हैंडल करने के लिए, तो मेरा भी काम उतना इफेक्टिवली नहीं होगा। इसे कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मैनेजर में मैनेज 5 to 10 वर्कर्स इफिशियंटली। एक मैनेजर 5 से 10 लोगों को आराम से संभाल सकता है। उससे ज्यादा लोग दिए तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, इंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं जाएंगे, कमांड्स प्रॉपर नहीं जाएंगी, लाइकवाइज। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, तो पहला देखो, क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटीज क्लियरली डिफाइंड रहती है, इसके वजह से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या रहेगी, डिफाइंड रहेगी। दूसरा आता है बेटर कोऑर्डिनेशन। डिपार्टमेंट वर्क सिस्टमेटिकली। हर एक 2 डिपार्टमेंट में क्या रहेगा रे, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो वर्क भी क्या रहेगा रे, सिस्टमेटिकली मैनेज होगा। बाद में तीसरा आता है अवॉइड कंफ्यूजन। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आपकी क्लियर है, मतलब आपको किसको रिपोर्ट करना है ये कंफर्म है, क्लियर है, आपको बता दिया गया कि तुम्हें तुम्हारे सुपरवाइजर को ही क्या करना है रे, कम्युनिकेट कम्युनिकेट करना है, तो फिर उनको ही रिपोर्ट करना है, तो फिर आप मैनेजर के पास जाओगे ही नहीं रिपोर्ट करने के लिए। तो इस केस में क्या होगा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा अवॉइड होंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी कम होगी। ओके, बाद में आता है इंक्रीज इफिशियंसी। स्पेशलाइजेशन इंप्रूव इफिशियंसी। जो बंदा जिसमें स्पेशलाइज है उसको वही काम दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली काम भी इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली हो पाएगा विद प्रोडक्टिविटी के साथ। बाद में आता है इजियर कंट्रोल। मैनेजर कैन मॉनिटर एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस इफेक्टिव। मैनेजर भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस क्या कर सकते हैं, इजीली असेस कर सकते हैं। बाद में इसके एडवांटेजेस से वैसे डिसएडवांटेजेस भी। स्ट्रक्चर रिजिड रहता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ्लो क्या रहता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है ना, बीच में कोई लूप होल्स नहीं रहेंगे, बीच में कोई बंदा किसी को नहीं रिपोर्ट करेगा। सो स्ट्रक्चर इसमें रिजिड होता है, इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। और ये किसके वजह से होता है, रूल्स एंड पॉलिसीज की वजह से रिजिडिटी आती है स्ट्रक्चर में। दूसरा आता है जो भी डिसीजन मेकिंग रहेंगे उसमें डीले रहेंगे, क्योंकि एक ऑर्डर बहुत सारे लेवल्स से पास हो जाएगी ना। मतलब मैं अगर एमडी हूँ तो मैं जनरल मैनेजर को ऑर्डर दूंगी, फिर जनरल मैनेजर उसके डिपार्टमेंटल हेड को देगा, डिपार्टमेंटल हेड सुपरवाइजर को देगा, और सुपरवाइजर के बाद एम्प्लॉय को मिलेगी। तो स्ट्रक्चर में एक ऑर्डर पास होने के लिए टाइम भी लगेगा उसमें।
तो इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है। मतलब मैंने आज ऑर्डर दी कुछ, मैं एमडी हूँ, तो जो एम्प्लॉय है जिसको मिलना चाहिए उसको 2 दिन बाद मिल सकता है, तो उसके बाद 2 दिन के बाद वो काम करेगा, फिर उसके ऊपर डिसीजन होगा। मतलब इन प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है। और लैक ऑफ ह्यूमन टच, पर्सनल फीलिंग एंड सोशल रिलेशनशिप और ऑफ्टन इग्नोर, क्योंकि क्या बोलते हैं, हमें पता नहीं कि तो हम दोनों सपोज 20 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे बीच में जो पर्सनल रिलेशनशिप है हमारा रहता है ना, हम जब जिस वर्क प्लेस पे जाते हैं तो हमारे कलीग्स रहते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद अगर बहुत साल काम कर लिया तो फैमिली जैसे हो जाते हैं लोग अपने। तो वो चीज यहाँ पे फॉलो नहीं होती, क्योंकि क्या बोलते हैं लोग, सिस्टम ला धरून काम करा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको पकड़ के काम करो, पर्सनल रिलेशन का कोई महत्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एमटी हो रही जनरल मैनेजर, हम 20 साल से एक दूसरे के साथ काम करें, तो मुझे एमडी के पोजीशन में पे हूं मैं, तो मुझे भी कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती। ये बोलेगा कि नहीं एडजस्ट कर लो ना एक दिन का, तो मैं बोलूंगी नहीं नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू तेरा काम टाइम पे कर। भले अपना कितने ही साल का रिलेशन हो, 20 साल से हम दूसरे को पहचान रहे, बट नो, आपको ये काम करना ही पड़ेगा, लाइक वाइज। फिर बाद में आता है इसके एग्जाम्पल, देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल है, देखो इन अ स्कूल प्रिंसिपल सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटीज, टीचर्स रिपोर्ट्स टू प्रिंसिपल एंड क्लार्क्स रिपोर्ट्स टू ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ऑल द ड्यूटीज एंड अथॉरिटी आर ऑफिशियल, हर एक का फिक्स है। तो यही एक स्कूल ही कह रहे, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। बाद में देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स ऑटोमेटिकली ड्यू टू पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉय, जैसे हम 20 साल से काम कर रहे हैं, ओके, सो हमारे में भी क्या रहता है, एक ऑटोमेटिक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, क्योंकि हम साथ में इतने साल जब काम करते हैं, तो ये जो हमारे कुलीग्स या हमारे फैमिली जैसे होते हैं, क्योंकि हम हमारा जिंदगी का बहुत सारा पार्ट उनके साथ स्पेंड करते हैं। जैसे हमारा ऑफिस फॉर एग्जाम्पल 8 घंटे का ऑफिस है, तो 8 घंटे हम हमारे कलीग्स के साथ ही होते हैं, ना कि हमारे फैमिली के साथ। इसकी वजह से क्या होता है, पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप क्रिएट होती है। सो इट इज नॉट ऑफिशियली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, ये ना, ये स्ट्रक्चर मैनेजमेंट नहीं क्रिएट करता। और इट अराइजेस बिकॉज पीपल इंटरैक्ट रेगुलरली एंड फॉर्म्स अ ग्रुप। इस ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों क्रिएट होता है कि लोग हमेशा एक दूसरे के साथ मिलते हैं ड्यू टू सोशल नेटवर्क्स के जरिए, और एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। और वो ग्रुप किसके ऊपर बेस्ड होता है, फ्रेंडशिप के ऊपर। मतलब 4-5 लोग फ्रेंड्स मिल गए, उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया, कॉमन इंटरेस्ट है एक दूसरे का, हॉबीज वगैरह एक जैसी है, तो उसके जरिए भी आप ग्रुप क्रिएट होते हैं। बाद में लैंग्वेज, एक जैसी लैंग्वेज होने के कारण यूएस में देखो ना, जो मराठी मराठी लोग है, तेलुगु तेलुगु लोग है, उनका एक एक अपना अपना ग्रुप रहता है। क्योंकि वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि यूएस में तो हमारे जैसे मतलब सारे रिलेटिव्स वगैरह नहीं है, तो यूएस में क्या रहता है, हर एक कम्युनिटी के लोग हैं, तो हर एक कम्युनिटी का ग्रुप रहता है वहाँ पे। अगर आप मराठी कम्युनिटी कम्युनिटी से आते हो तो आप क्या करते हो, वो कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेते हो, फिर आपको वो घर जैसा लगने लगता है, फिर वो साथ साथ में सारे सेलिब्रेट करेंगे चीजें वगैरह, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, लाइक वाइज हर एक कम्युनिटी के वहां पे ग्रुप है। बाद में हॉबीज की वजह से हमारा ग्रुप क्रिएट होता है, और म्यूचुअल इंटरेस्ट, एक दूसरे में का कुछ फायदा है एक दूसरे के बीच में, तो भी हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। दिस रिलेशनशिप आर नॉट शोन इन ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ये रिलेशनशिप और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के जरिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आगे है, आपको समझ में आएगा इनफॉर्मल का। अरेंजेस नेचुरली, पहला फीचर क्या है, ऑटोमेटिकली डेवलप होता है ये, लोग एम्प्लॉयज के बीच में। दूसरा, पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयज ग्रुप फॉर्म करते हैं, और ग्रुप किसके बेसिस के ऊपर फॉर्म होता है, फ्रेंडशिप एंड कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर। बाद में इसमें कोई ऑफिशियल रूल्स नहीं रहते, मतलब कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करनी पड़ती, जैसे फॉर्मल में है ना, फॉर्मल में प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। कैसे, कोई भी ऑर्डर पहले एमडी देगा जनरल मैनेजर को, फिर जनरल मैनेजर डिपार्टमेंट हेड को, फिर डिपार्टमेंट हेड सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर फिर एम्प्लॉयज को देगा। ऐसा कोई स्ट्रक्चर फॉलो करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बाद में ये रिलेशनशिप इजीली चेंज हो सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। बाद में आता है एग्जिस्ट अलोंग साइड द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्मल सिस्टम के साथ साथ चलता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, देखो इन ऑफिस, देखो एम्प्लॉयज फ्रॉम द सेम होम टाउन में फॉर्म अ फ्रेंडली ग्रुप। जैसे आप एक ही जगह पे काम करते हैं, जैसे छत्रपति संभाजी नगर आपका एक ऑफिस है, या वहां पे 100 एम्प्लॉयज है, वो 100 एम्प्लॉय साथ में काम करते, तो आपने उसका एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। ओके, सम एम्प्लॉय में ईट लंच टुगेदर डेली, कुछ कुछ हमेशा रोज खाना खाने साथ बैठते हैं। वर्कर्स में डिस्कस पर्सनल मैटर ड्यूरिंग द ब्रेक्स, हमारा कुछ ग्रुप रहता है वर्कर लोगों का, वो बाद में लंच ब्रेक में फैमिली प्रॉब्लम रहने दो या पर्सनल प्रॉब्लम रहने दो, वो भी शेयर करते हैं। दीज सोशल ग्रुप्स फॉर्म्स एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। ये फॉर्मल के साथ साथ चलता है, क्योंकि ये सारे लोग कहाँ काम कर रहे हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर रहे हैं, मतलब कंपनी में ही काम कर रहे हैं। तो कंपनी में एक दूसरे के साथ काम करने के वजह से एक दूसरे को मिले,
उसका रीजन क्या है कि वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, इसके वजह से वो क्या है, एक दूसरे से मिले। फिर एक दूसरे से मिलने के बाद ऐसा रहता है ना, हमारा 5-10 फ्रेंड का ग्रुप रहता है, तो फिर लंच खाने बैठे, डिस्कस हुआ, तो हम क्या बोलते हैं कि ये संडे को हम सारे फैमिली इधर जाएंगे लंच करने के लिए। लंच के ऊपर जाएंगे, बच्चों को भी लेके जाएंगे लंच के ऊपर, ऐसा डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे डिसाइड हुआ, फिर संडे एक होटल वगैरह एक प्लेस डिसाइड हुआ, सारे संडे को वहां पे मिले, गैदर हुए, सबने साथ में लंच किया, सबकी फॅमिली एक दुसरे से इंटरॅक्ट हुई, आपण म्हणतो ना हा माझ्या ऑफिस मधला आहे, ही त्याची फॅमिली आहे। हाँ, ये क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों आ रहे, कॉमन इंटरेस्ट फ्रेंडशिप्स के हिसाब से वगैरह हो। और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। बाद में आते हैं एडवांटेजेस के, क्या क्या एडवांटेज है देखो। कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, इजीली कनेक्ट कर पाते हैं ना हम एक दूसरे के साथ, क्विक कनेक्शन रहता है, तो इस वजह से इंप्रूव होता है कम्युनिकेशन। क्रिएट्स अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट, देखो इमोशनली कनेक्ट होते हैं हम एक दूसरे के साथ, तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, इसका आपको फायदा काम करते समय भी होगा। ठीक है। बाद में इंप्रूव द टीम स्पिरिट, फ्रेंडशिप रहेगी आपके ग्रुप के बीच में, तो जैसे आप बाहर मिलोगे इनफॉर्मली सबसे, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी टीम वर्क बिल्टअप होगा आपके साथ, क्योंकि क्या आप फ्रेंड्स ही हो ना, तो आप अच्छा टीम वर्क में काम करोगे। हेल्प्स इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैन यूज द इनफॉर्मल लीडर्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। जैसे कि आपका एक ग्रुप है 10 बंदों का, आप 10 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, आप एक कंपनी में काम करते हो, आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो एक दूसरे के, मैनेजमेंट को पता रहता है ग्रुप कौन कौन से कंपनी में कौन कौन से लोगों के क्या क्या ग्रुप है, और उनका लीडर कौन कौन है, मतलब एक असा एक लीडर असतोच प्रत्येकामध्ये की जो सगळीकडे इनिशिएटिव्ह घेतो, सगळ्यांना एकत्र करायचं काम करतो, प्लॅन्स बनवतो, है की नाही, त्याला पकडतात ते मॅनेजमेंट वाले, त्याला म्हणतात हे काम आहे तुम्ही 10 जण मिळून करा, मोटिवेट करा म्हणतात। सो ऐसे भी इस तरीके से भी मैनेजमेंट में हेल्प हो जाती है अगर आपका इनफॉर्मल कनेक्शन स्ट्रांग है तो। बाद में सेटिस्फाइड द सोशल नीड्स, देखो एम्प्लॉयज फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यू। एम्प्लॉयज क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में उनको एक्सेप्टेड जैसा फीलिंग आता है, वैल्यू मिल रही है उनको ऑर्गेनाइजेशन में, ये फीलिंग आती है, क्योंकि उनके इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को भी आप अप्रिसिएट कर रहे हो ना, आप ऐसा नहीं बोल रहे कि एक दूसरे से बात नहीं करनी कंपनी में, ऐसा करते हो क्या स्कूल जैसा। तो डिसएडवांटेज देखो यहाँ बराबर है, दो फ्रेंड्स आ गए साथ में तो रूमर्स एंड गॉसिप्स तो होंगे, जल्दी स्प्रेड होते हैं। दूसरा, रेजिस्टेंस टू चेंज, अगर आपका ग्रुप बन गया तो कोई भी अगर चेंज लाना है मैनेजमेंट को, तो आप उसको सबसे पहले आपका ही ग्रुप रहेगा रजिस्टर करने के लिए, आपके ग्रुप के लिए एडवांटेजेस है तो आप बोलोगे हाँ वेलकम है, आ जाओ चेंज करो। अगर नहीं रहा तो आप बोलोगे नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, ये चीज बंद करो। पहला रेजिस्टेंस वाला कौन आएगा, आप ही लोग आओगे। ओके, मैनेजमेंट डिसीजन को आप अपोज कर सकते हो। बाद में ग्रुप प्रेशर, एम्प्लॉयज में फोर्स टू फॉलो ग्रुप बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें से एक मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, उसके ऊपर 7 लोग एग्री है पर 3 लोग एग्री नहीं हो पा रहे वो चीज के ऊपर, तो फिर क्या होता है, ग्रुप प्रेशर के वजह से वो तीनों को भी एग्री होना पड़ता है, चलो ठीक है। लेकिन ऐसी चीजें हो सकती है इनफॉर्मल में। बाद में आता है रिड्यूस डिसिप्लिन, टू मच इनफॉर्मेलिटी में अफेक्ट द वर्क एफिशिएंसी, आप बहुत ही इनफॉर्मल हो गए, मतलब बहुत ही रिलैक्स हो गए एक दूसरे के साथ, तो इसका काम के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, कैजुअल हो जाओगे आप, देखेंगे ना करेंगे ना। आप आपका बॉस है, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है फॉर एग्जाम्पल, तब बोलोगे उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं नहीं ये काम करके देना है मुझे 1 घंटे में, आप बहुत ज्यादा फॉर्मल हो गए तो आप क्या बोलोगे, अरे देता हूँ ना, क्या टेंशन लेता है तू, 1 घंटा में क्या, 1 घंटे में नहीं हो पाएगा ये चीज है। वो सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं 1 घंटे में चाहिए, मतलब वो सीरियस रहेगा वो बॉस, बट आप नहीं सीरियस रहोगे क्योंकि आप क्या देख रहे हो उसको, आप ये मेरा फ्रेंड है, बट आप आपका बॉस आपकी तरफ किस हिसाब से देख रहा है कि ये मेरा एम्प्लॉय है, मेरे नीचे वाला सबॉर्डिनेट। तो टू मच इन, अगर हम बोलते हैं टू मच इनफॉर्मल हो गया हम एक दूसरे के साथ, तो उसमें डिसिप्लिन लैक हो सकता है। ठीक है, इसका फीचर्स दिया है, सॉरी डिफरेंस बिटवीन दिया है फॉर्मल इनफॉर्मल का, वही पढ़ लो एक बार। फिर बाद में आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, देखो लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बहुत कॉमन है। क्या है, ओल्डेस्ट है, सिंपलेस्ट है और कॉमन भी है। जैसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री में कैसा सब चीजें डिफाइंड रहती है ना, उसी हिसाब से लाइन में लाइन ऑफ ड्यूटी रहती है मिलिट्री में, सारी चीजें एक लाइन के हिसाब से चलती है, इसकी वजह से इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, तो फिर हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं इसके अलग अलग नाम लाइन ऑर्गेनाइजेशन के। देखो इन दिस सिस्टम ऑथोरिटी फ्लोज इन स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन में ऊपर से नीचे ऐसी ऑथोरिटी फॉलो होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे कि पहले मैनेजर सुपरवाइजर और वर्कर, यही स्ट्रक्चर सब डिपार्टमेंट में फॉलो होगा, अलग डिपार्टमेंट अलग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा। देखो ईच एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, एक ही सुपीरियर से आपको ऑर्डर मिलेंगे लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इनसे क्यों करे पूछ सकते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल देखो,
इमेजिन अ स्मॉल गारमेंट शॉप, एक छोटा कपड़े का दुकान है। ओनर गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू स्टोर मैनेजर, एक मैनेजर रहेगा उधर। ओनर किसको इंस्ट्रक्शन देगा? स्टोर मैनेजर को। स्टोर मैनेजर गिव्स इंस्ट्रक्शन टू सेल्स सुपरवाइजर्स एंड सुपरवाइजर गाइड्स टू द सेल्स स्टाफ। सो ऑथोरिटी मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ वन लाइन, एक लाइन में ऑथोरिटी क्या रहेगी? फ्लो होगी। बाद में आता है इसके फीचर्स, देखो डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड, देखो ऑथोरिटी कैसे मूव होगी? टॉप टू बॉटम होगी डायरेक्टली। बाद में यूनिटी ऑफ कमांड, देखो एक एम्प्लॉय खाली, एक एम्प्लॉय के लिए क्या रहेगा? ओनली वन बॉस रहेगा, एक एम्प्लॉय एक बॉस, ऐसा। तो यूनिटी ऑफ कमांड रहेगा। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सगळे एम्प्लॉयज, हर एक एम्प्लॉयज को उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली पता रहेगी। सिंपल स्ट्रक्चर है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट। आपको पता है आपका सुपरवाइजर आपको इंस्ट्रक्शन देगा, जब तक वो इंस्ट्रक्शन नहीं देता आपने चुप बैठने हैं। सुपरवाइजर को पता है मेरा मैनेजर मुझे इंस्ट्रक्शन देगा, तो फिर मैनेजर चुप बैठेगा, सॉरी सुपरवाइजर चुप बैठेगा। मैनेजर को पता है ओनर मेरे को इंस्ट्रक्शन देने वाला है, जब तक ओनर का इंस्ट्रक्शन नहीं आता मेरे को शांत बैठना है। जब जिस टाइम पे ओनर ने इंस्ट्रक्शन दिया वो इंस्ट्रक्शन मुझे नीचे फॉलो करने। लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लियर है, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है। ठीक है, देखो प्रिंसिपल, देखो ऑर्डर शुड बी कम फ्रॉम द इमीडिएट सुपरवाइजर, वही वन एम्प्लॉय वन बॉस, सेम उसी से ही मेरा बॉस ही मुझे ऑर्डर दे सकता है। वन चेन ऑफ कमांड, देखो एक ही अथॉरिटी रहेगी ऊपर सुपरियर, उससे आएंगे सब रिपोर्टिंग लाइन एक ही रहेगी। लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, मैनेजर शुड सुपरवाइज ओनली वन, ओनली अ मैनेजेबल नंबर ऑफ वर्कर। एक मैनेजर मैनेजेबल वर्कर को ही क्या करेगा रे? मतलब जितने लोग मैनेज कर सकता है उनको ही मैनेज करेगा। जैसे 5 से 10 बंदे आप एक बार अटेंड कर सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। सो लिमिटेड एम्प्लॉइज को, लिमिटेड सबऑर्डिनेट्स को आपको क्या करना पड़ेगा? सुपरवाइज करना पड़ेगा। इसके एडवांटेज क्या है? सिंपल टू अंडरस्टैंड, easy to explain and follow. जैसे in a small factory worker easily know whom they should report to, छोटे फैक्ट्री में आपको पता रहता है किसको किससे रिपोर्ट करना है। सिंपल, क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पता है आपका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, इसका एग्जांपल देखो, इफ प्रोडक्शन इज डिलेड रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड। पता है अगर काम डिले होता है तो ये डिपार्टमेंट का ये सुपरवाइजर है, इसके वजह से ही हुआ है वो डिले। सिंपल, समझ में आ जाएगा। क्विक डिसीजन मेकिंग, सेंट्रलाइज है ना अथॉरिटी, सो डिसीजन क्विकली ले सकते हैं। जैसे कि शॉप ओनर कैन इमीडिएटली डिसाइड डिस्काउंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल से, उसको पूछने की जरूरत नहीं ना ओनर को दूसरी जगह पे किधर, वो ओनर डिसाइड करेगा फेस्टिवल सीजन है 20% फ्लैट डिस्काउंट कर दो सब जगह। डिसीजन मेकिंग क्विक रहता है। डिसिप्लिन भी अच्छा खासा रहता है, बेटर डिसिप्लिन। ओके, रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर होने की वजह से एम्प्लॉय को पता है किसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, तो अल्टीमेटली उससे डिसिप्लिन भी बना रहेगा। बाद में आता है इकोनॉमिकल है, सस्ता है, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती लाइन ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, क्योंकि स्पेशलिस्ट वगैरह हायर करने की जरूरत नहीं रहती। स्पेशलिस्ट हायर किया तो कॉस्ट लगेगी, अगर स्पेशलिस्ट हायर नहीं करे तो कॉस्ट क्या रहेगी? कम रहेगी। कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, एक दूसरे के डिपार्टमेंट में इंप्रूव होता है। अब क्योंकि एक ही मैनेजर है ना, एक ही मैनेजर उसी डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा, एक मैनेजर एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा, तो उसमें कोऑर्डिनेशन भी अच्छा खासा बना रहता है। फ्लेक्सिबल रहता है, वर्क वर्क कंडीशन जैसे चेंज होती है ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वैसे चेंज होता है। ठीक है, जैसे एडवांटेजेस है वैसे डिसएडवांटेजेस भी है। ओवरबर्डन ऑन मैनेजमेंट, मैनेजर के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है, क्योंकि एक ही फैक्ट्री मैनेजर रहेगा, वही सारी चीजें हैंडल करेगा। सेल्स भी वही हैंडल करेगा, प्रोडक्शन भी करेगा वही, फाइनेंस भी करेगा, ओके काम भी करेगा। तो ये सारी चीजों की वजह से उसके ऊपर बर्डन क्रिएट हो सकता है। इसमें से स्पेशलाइज लोग अपॉइंट नहीं करते तो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन भी हो सकता है, एक्सपर्ट लोगों का नॉलेज नहीं मिलेगा आपको हर एक फील्ड का। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर मे नॉट अंडरस्टैंड द लीगल और टेक्निकल मैटर्स प्रॉपरली, जैसे आपकी कंपनी में लॉयर ही नहीं है अपॉइंटेड, तो उस केस में लीगल रिलेटेड चीजें प्रोडक्शन मैनेजर को थोड़ी पता रहेगी। प्रोडक्शन मैनेजर को क्या पता रहेगा? खाली प्रोडक्शन के बारे में पता रहेगा, कितना आउटपुट निकालना है। बट उससे रिलेटेड अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं रहेगा, या फिर कोई लीगल प्रॉब्लम आता है तो लीगल एक्सपर्ट नहीं रहा, तो उस केस में लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन हो सकता है। बाद में आता है ऑटोक्रेटिक रिलेशनशिप, लीडरशिप सॉरी, मैनेजर में भी डिक्टेटोरियल, मतलब जैसा हिटलर के जैसा काम करेगा वो मैनेजर, कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है ना। ऑटोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि मैं जो इंस्ट्रक्शन दूंगा वही आपको कंपलसरी फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब जैसा हिटलर का था ना, उसकी लीडरशिप ऑटोक्रेटिक थी हिटलर की, सेम वही पैटर्न। आगे हमारा 7वां यूनिट है ना लीडरशिप से रिलेटेड, उसमें आपको ये रिलेशन लीडरशिप के टाइप से तो समझ में आ जाए। देखो, एम्प्लॉयज मे नॉट गेट अ चांस टू एक्सप्रेस द आइडिया। आपको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मतलब वो ऐसा, चाइना में जैसा है ना कि क्या कहते हैं, वो रूल रहता ना वैसा, की राजाचा रूल असतो ना, राजा जे म्हणेल तेच फॉलो करावं लागतं।
लाइकवाइज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वैसे रहते हैं, आपको आपके आइडियाज ओपिनियंस शेयर करने का नहीं, आपको खाली इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का। तो ऐसा हो सकता है ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन में। लिमिटेड कम्युनिकेशन, देखो वर्कर मोस्टली फॉलो द ऑर्डर विदाउट डिस्कशन, लोगों को खाली ऑर्डर ही फॉलो करना है, डिस्कशन का कोई स्कोप ही नहीं उसमें। चांस ऑफ फेवरेटिज्म, देखो फेवरेट एम्प्लॉइज को आगे प्रमोट किया जा सकता है छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, कैपेबल है या नहीं वो देखा नहीं जाएगा, वो मेरा फेवरेट है तो उसको आगे कर दूंगी मैं। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बिग कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज में स्पेशलिस्ट पीपल लगते हैं, और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन भी कॉम्प्लेक्स होता है। सो लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो काम नहीं आएगा, ये खाली स्मॉल बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। फिर आता है रॉन्ग डिसीजन कैन हार्म द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक डिसीजन भी गलत हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन छोटी होने के कारण पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है। स्ट्रक्चर रिजिड रहता है, सिस्टम क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं, इसमें मैनेजमेंट चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ बदलती नहीं रही, तो इस केस में क्या हो सकता है, रिजिडिटी का सामना आपको फेस करना पड़ता है, पर सामना फेस मतलब वो फेस करना पड़ सकता है आपको। बाद में आता है लाइन स्टाफ एंड ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज इम्प्रूव फॉर्म ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर के फॉर्म का ये क्या है, थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन है। इसमें क्या, लाइन मैनेजर हैव अथॉरिटी टू गिव द ऑर्डर एंड कंट्रोल, जो लाइन मैनेजर रहेंगे ना, मतलब क्या, बेसिकली जो मैनेजर्स रहेंगे उसके पास क्या अथॉरिटी है कि वो क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे और वर्कर को कंट्रोल करेंगे। और स्पेशलिस्ट स्टाफ जो रहेगा, मतलब जो एक्सपर्ट लोग रहेंगे, वो क्या रहेंगे रे, एडवाइस देंगे और सपोर्ट देंगे, किन लोगों को, लाइन मैनेजर्स को। समझ में आएगा, लाइन मैनेजर क्या देगा, ऑर्डर देगा और लोगों को कंट्रोल करेगा, मतलब जो अपना सुपरवाइजर है, फिर जो मैनेजर है। और जो स्टाफ स्पेशलिस्ट स्टाफ जो है, स्टाफ स्पेशलिस्ट, वो क्या करेगा रे, वो जो लाइन मैनेजर है उनको सपोर्ट देगा, या तो फिर उनको क्या करेगा, एडवाइस करेगा कुछ कुछ एरियाज के लिए। सो दैट इसमें कॉम्बिनेशन, जो लाइन लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो लैक हो रहा है ना, तो ये इसमें वो भी, क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाता ना, कॉस्ट फ्रेंडली है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आप स्पेशलिस्ट लोगों को भी अपॉइंट करोगे, साथ ही साथ जो लाइन वाले वो भी काम करेंगे। पर स्पेशलिस्ट लोगों का काम क्या है कि ये लोगों को, जो लाइन लाइन वर्कर या तो फिर लाइन मैनेजर से, इनको सपोर्ट करने का और इनको एडवाइस देने का काम कौन करेंगे, स्पेशलिस्ट स्टाफ करेंगे। तो अथॉरिटी स्टिल फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइक अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी फ्लो कैसा है, टॉप टू बॉटम, एमडी, जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड, सुपरवाइजर, वर्कर, ऐसा है। इसमें भी वही रहेगा, बट एक्सपर्ट स्टाफ मेंबर हेल्प द मैनेजर इन स्पेशलाइज्ड एरिया, और जो जो स्पेशलाइज्ड एरिया है ना उसके लिए क्या किए जाएंगे, एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा। द स्टाफ ऑफिसर डू नॉट डायरेक्टली कमांड द वर्कर, ये जो स्पेशलाइज लोग है ना वो कमांड देने का काम नहीं करेंगे, कमांड देने का काम तो लाइन मैनेजर ही करेगा, बट उनको सपोर्ट और गाइड करने का काम किनको, लाइन मैनेजर को कौन करेगा, है स्पेशलाइज्ड स्टाफ करेगा। देयर रोल इज ओनली टू गिव एडवाइस, गाइडेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट। तो स्टाफ स्पेशलिस्ट का काम क्या है, खाली जो लाइन वर्कर है, लाइन मैनेजर है, उनको सपोर्ट करो, उनको गाइड करो, और उनको क्या दो, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करो। सिंपल एग्जांपल देखो, सपोज देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, समझते, रिलायंस कंपनी। प्रोडक्शन मैनेजर कंट्रोल वर्कर एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या है रिलायंस में, प्रोडक्शन को कंट्रोल करना और वर्कर को कंट्रोल करना। एचआर का काम क्या है, एडवाइस अबाउट द एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट, किन लोगों को लेना है, किन लोगों को निकालना है कंपनी से, वो चीजें एचआर वाला करेगा। फाइनेंस एक्सपर्ट क्या करेगा, बजट बनाएगा। बाद में लीगल एडवाइजर क्या करेगा, लीगल गाइडेंस देगा रिलेटिंग टू कोड। ये रिलायंस कंपनी का फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर है। अभी हियर प्रोडक्शन मैनेजर कौन है, इधर लाइन ऑफिसर है। एचआर, फाइनेंस एंड लीगल एक्सपर्ट कौन है, स्टाफ ऑफिसर्स। तो मेन एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्शन, जो कौन करेगा, लाइन ऑफिसर ही करेगा, लाइन मैनेजर ही करेगा। पर बाकी की एचआर, फाइनेंस एंड लीगल वाले क्या करेंगे रे, ये लाइन ऑफिसर को क्या करेंगे रे, सपोर्ट का काम करेंगे, इसकी वजह से इसको क्या कहेंगे, स्टाफ ऑफिसर। समझ लो, द मैनेजर टेक अ फाइनल डिसीजन बट एक्सपर्ट हेल्प हिम टू मेक अ बेटर डिसीजन। अल्टीमेटली मैनेजर ही डिसीजन लेगा, बट एक्सपर्ट क्या करेगा, उसको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। मीनिंग ऑफ लाइन एंड स्टाफ, देखो लाइन ऑफिसर आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लाइन ऑफिसर क्या रहेंगे, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे किस चीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। फिर वो क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे, सुपरवाइज करेंगे एम्प्लॉयज को, और रिस्पॉन्सिबल रहेंगे रिजल्ट्स के लिए। जैसे कि फैक्ट्री मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्ट सुपरवाइजर, ये कौन है, लाइन मैनेजर से। फिर स्टाफ में कौन आते हैं, ऐसे लोग जिनके पास स्पेशल नॉलेज है वो फील्ड से रिलेटेड, और वो एडवाइस दे सकते हैं। वो क्या करेंगे, मैनेजर को हेल्प करेंगे, रिसर्च कंडक्ट करेंगे, प्लान बनाएंगे और टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे एचआर एक्सपर्ट, लीगल एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, ये क्या करेंगे रे, लाइन मैनेजर को हेल्प करने के लिए अपॉइंट किए गए बेसिकली। टाइप ऑफ स्टाफ देखो, स्टाफ के भी टाइप है। पहला क्या है, पर्सनल स्टाफ, दे आर द पर्सनल असिस्टेंट्स और एडवाइजर अटैच्ड टू द मैनेजर। मैनेजर के पीए वगैरह रहते हैं ना, ये लोग पर्सनल स्टाफ में आते हैं। सो असिस्टेंट टू द मैनेजर मतलब मैनेजमेंट डायरेक्टर का, मैनेजिंग डायरेक्टर का, एमडी का पीए कौन आएगा, पर्सनल स्टाफ में कंसिडर होगा। बाद में कौन आता है, स्पेशलाइज स्टाफ, जिसमें क्या रहता है, एक्सपर्ट लोग रहते हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग एक्सपर्ट, ये सारा स्टाफ किस में आता है, स्पेशलाइज स्टाफ में आता है। फिर अगर अगर आप एक जनरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ऐसा एम्प्लॉय बोल के क्या हो गए, रिक्रूट हो गए, तो आप किस में आओगे रे, स्टाफ स्पेशलिस्ट में आओगे। बाद में आता है जनरल स्टाफ। ओके, दीज आर एडवाइजर हु हेल्प्स द टॉप मैनेजमेंट इन डिफरेंट एरियाज। जैसे आपका बाहर की कोई कंपनी रहेगी, जब आपको फाइनेंशियल एडवाइस करती है, टेक्निकल एडवाइस करती है, तो फिर बिजनेस कंसल्टेंसी वगैरह करती है, तो वो सारे जनरल स्टाफ में कंसिडर होंगे। ओके, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कुछ फीचर्स है देखो। प्रेजेंस ऑफ बोथ लाइन एंड स्टाफ, यहाँ पे लाइन ऑफिसर भी रहेंगे और एक्सपर्ट लोग मतलब स्टाफ ऑफिसर्स भी रहेंगे। स्टाफ ऑफिसर प्लान्स एंड लाइन ऑफिसर एग्जीक्यूट। फिर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है, प्लान कौन बनाएगा, स्टाफ ऑफिसर बनाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा कौन, लाइन वाला बंदा करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, किन की हेल्प लेके रहे, वर्कर की हेल्प लेके। समझ में आया। देन बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन, ये जो टाइप है ऑर्गेनाइजेशन का, किसके ऊपर बेस्ड है, स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि आप एक्सपर्ट अपॉइंट करते हो हर एक फील्ड का, और ये एक्सपर्ट अपॉइंट करने की वजह से दो चीजें होती है, आपकी इफिशियंसी इंप्रूव होती है और क्वालिटी डिसीजन लेने में आपको हेल्प होती है। बाद में इसके एडवांटेज देखो, एक्सपर्ट एडवाइस अवेलेबल, मैनेजर को एक्सपर्ट एडवाइस इजीली मिल जाता है। ओके, सो एग्जांपल देखो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हेल्प्स द प्रोडक्शन मैनेजर टू कंट्रोल द कॉस्ट। आपको कॉस्ट कैसे कंट्रोल करनी है, उसके लिए कौन हेल्प करेगा रे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हेल्प करेगा। बेटर डिसीजन मेकिंग, ओके, एक्यूरेट एंड साइंटिफिक डिसीजन लेने में आपको ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प करेगा। वर्कलोड रिड्यूस करेगा मैनेजर के ऊपर का, कि प्लान मेन एक्टिविटी कौन करेगा, टेक्निकल हैंडल, टेक्निकल मैटर रहने दो, फिर प्लान बनाने का काम कौन करेगा, स्पेशलाइज स्टाफ करेगा। लाइन वर्कर को क्या करना है, खाली लाइन ऑफिसर को उसको खाली फॉलो करना है, फोकस करना है उसके ऊपर। स्पेशलाइजेशन इंप्रूव द इफिशियंसी, देखो एक्सपर्ट हैंडल करेगा ना स्पेशलाइज टास्क को, तो आप इफिशियंसी से काम कर सकते हो। जैसे एचआर एक्सपर्ट कैन रिक्रूट द एम्प्लॉइज बेटर देन द प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर से अच्छा एचआर वाला हमेशा आपके नीड के हिसाब से आपको एम्प्लॉइज हायर करके देगा। फिर बाद में द यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन, स्टिल यहाँ पे एक वर्कर एक ही सुपरवाइजर से ऑर्डर लेगा, मतलब एक वर्कर को एक ही बॉस रहेगा, तो इसमें कंफ्यूजन भी अवॉइड होगा, क्योंकि ये लाइन का भी कॉम्बिनेशन है, लाइन एंड स्टाफ दोनों का कॉम्बिनेशन। फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, आपको जब चाहिए तो आप स्पेशलिस्ट लोग ऐड कर सकते हो इसमें। जैसे कंपनी कैन अपॉइंट एन आईटी एक्सपर्ट व्हेन अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लाई, जैसे सॉफ्टवेयर बदल दिया आपकी कंपनी में, करा सॉफ्टवेयर चल रहा था तो सॉफ्टवेयर को चेंज किया, तो उससे रिलेटेड स्पेशलाइज पर्सन आपने अपॉइंट कर लिया कंपनी में, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी उस केस में। बेटर प्लानिंग एंड रिसर्च, देखो स्टाफ ऑफिसर हेल्प इन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, रिसर्च, परफॉर्मेंस एनालिसिस, सारे चीजों में हेल्प करेगी। जैसे एडवांटेजेस है वैसे डिसएडवांटेजेस भी है। दो लोग साथ में आए तो पहला क्या होता है, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लाइन स्टाफ एंड स्टाफ ऑफिसर। देखो लाइन मैनेजर एंड स्टाफ में डिसएग्री, एक दूसरे के ओपिनियंस पे डिसएग्री हो सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर ने इग्नोर कर दिया एचआर डिपार्टमेंट के कोई सजेशंस को, तो ऐसा भी हो सकता है। मैं क्यों सुनूं, मैं मेरे डिपार्टमेंट का मैं डिसीजन लूंगा, एचआर वाला कौन होता है मेरे से बात करने वाला, ऐसा भी हो सकता है। कंफ्यूजन अबाउट अथॉरिटी, एम्प्लॉय मे नॉट क्लियरली अंडरस्टैंड हु हैज अथॉरिटी एंड हुज इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो, ऐसा भी हो सकता है। हमारे लिए कौन सा बंदा, हम किसके लिए किसको रिपोर्ट करें, ओ या तो फिर किसके इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करें, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है अथॉरिटी के बीच में। ये एक्सपर्ट आके बोलेगा फॉर एग्जांपल ये फॉलो करो, बट आपका सुपरवाइजर कुछ अलग ही बोलेगा, ऐसा भी हो सकता है। स्टाफ एक्सपर्ट हैव नो डायरेक्ट अथॉरिटी, एक्सपर्ट को डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं देती ऑर्डर देने के लिए, ऑर्डर तो लाइन स्टाफ ही देगा, मतलब लाइन वर्कर ही देगा। ये इनका काम क्या है, स्टाफ वालों का खाली एडवाइस देने का। ओके, इनके सजेशंस इग्नोर भी हो सकते हैं। एडवाइस दिया, एडवाइस लेना ना लेना अपने हाथ में रहता है ना। अपने को बहुत बहुत लोग रहते हैं एडवाइस देने वाले, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसा मत करो अगर, बट हम किसका सुने वो हमारे हाथ में है, ऐसा भी हो सकता है। बाद में आता है एक्सपेंसिव सिस्टम, स्पेशलाइज लोगों को अपॉइंट करने हैं तो उनको कॉस्ट भी, पैसा भी देना पड़ता है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस केस में कॉस्टली हो सकता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट बढ़ सकता है। सो लार्ज कंपनी स्पेंड्स हेवीली ऑन कंसल्टेंट एंड एक्सपर्ट। ओके, बड़े बड़े कंपनियां जो रहती है कंसल्टेंट्स एंड एक्सपर्ट्स के ऊपर बहुत खर्चा करती है लोग। इसमें आता है रिस्क ऑफ कम्युनिकेशन, देखो
Advice from experts reaches to workers through the manager, which may create the misunderstanding. अब वर्कर को कैसे समझेगा स्पेशलाइज पर्सन का क्या एडवाइस है? मैनेजर के मैनेजर ही है ना उनके बीच का बंदा, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, स्पेशल पर्सन किसको और एडवाइस देगा, मैनेजर को देगा, और मैनेजर फिर वर्कर को देगा। तो इस केस में मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत रहते हैं कि स्पेशलाइज पर्सन मैनेजर को देगा, तो उसमें से मैनेजर ने आधा अधूरा सुन लिया, तो उसका आधा अधूरा वो वर्कर को बताए, पूरे इंस्ट्रक्शन नहीं जाएगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। स्टाफ एक्सपर्ट्स में भी टू थ्योरेटिकल, एक्सपर्ट लोग रहते हैं ना, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज, अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है तो फिर प्रैक्टिकल थ्योरी के बारे में नहीं पता रहा, बहुत थ्योरेटिकल चीजें वो बता सकते हैं जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में डिफिकल्टी आ सकती है। जैसे असतं पुस्तकात लिहिलेलं, अभी ये स्ट्रक्चर ये बुक में लिखा है, ये एक्चुअल में फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है, अगर वो सॉल्व करनी तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होना जरूरी है उसके। फिर बाद में आता है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टाफ ऑफिसर। स्टाफ ऑफिसर्स आर एडवाइजर्स ओनली, दे मे अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर। वो क्या कहेगा स्टाफ, मतलब एक्सपर्ट पर्सन क्या कहेगा, मैंने आपको तो एडवाइस दिया था, आपने उसको ले लिया, वो लेने के बाद वो चला नहीं, मतलब उसमें फेलियर आ गया, वो डिसीजन की वजह से कंपनी को कोई लॉस वगैरह बेयर करना पड़ा, वो मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने खाली आपको एडवाइस देने का काम किया था, आपने लिया वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को झटक सकता है इस केस। ओके, तो ये चीजें भी हो सकती है लाइन एंड स्टाफ, इनका डिफरेंस बिटवीन दिया है घर पे जाने के बाद। फिर बाद में आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर वर्क इज डिवाइडेड according to the different function or specialization such as a production, finance, marketing, quality control and maintenance। हर एक काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा जाएगा, सिंपल। इस मेरे ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ईच डिपार्टमेंट इज मैनेज बाय द स्पेशलिस्ट हु इज एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। हर एक डिपार्टमेंट स्पेशलाइज पर्सन के जरिए ही क्या होगा, मैनेज होगा। जैसे मैं फाइनेंस एक्सपर्ट, तो मेरा जो बॉस रहेगा, मतलब मैं एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा बॉस कौन रहेगा, फाइनेंस एक्सपर्ट ही रहेगा, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा, या तो फिर कॉस्ट अकाउंटेंट रहेगा, या फिर कंपनी सेक्रेटरी। मेरे नीचे रहेंगे एम्प्लॉयज वो बीकॉम ग्रेजुएट, एमकॉम ग्रेजुएट, एमबीए, ये लोग रहेंगे। मतलब मैं अगर डिपार्टमेंट की हेड हूँ तो मेरे पास उस डिपार्टमेंट का स्पेशलाइज नॉलेज है, सिंपल। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक विंडसर टेलर टू इंप्रूव द एफिशिएंसी थ्रू द स्पेशलाइजेशन। ये फॉर्म किसने डेवलप किया है? फ्रेडरिक विंडसर टेलर ने। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ऐसे पूछते एग्जाम में क्वेश्चंस। अगर आपने वो विविध का एमसीक्यू का बैंक देखा तो उसमें देखा है कौन सी थ्योरी किसने डेवलप की वगैरह, ऐसी चीजें उसमें पूछी जाती। एग्जाम्पल देखो, इमेजिन अ लार्ज गारमेंट फैक्ट्री, बड़ी गारमेंट की फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री है। इंस्टेड ऑफ वन मैनेजर कंट्रोलिंग एवरीथिंग, डिफरेंट एक्सपर्ट हैंडल द डिफरेंट वर्क। कैसे? प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, सुपरवाइज स्टिचिंग वर्क। दूसरा, क्वालिटी मैनेजर क्या करेगा, चेक द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ्स। बाद में मेंटेनेंस मैनेजर क्या करेगा, रिपेयर्स मशीन। एचआर मैनेजर क्या करेगा, हैंडल वर्कर एंड अटेंडेंस, वर्कर को हैंडल करना, उनकी अटेंडेंस को हैंडल करना। फाइनेंस मैनेजर सैलरीज एंड एक्सपेंसेस को हैंडल करेगा। मतलब हर एक डिपार्टमेंट के लिए स्पेशलिस्ट बंदा आपको अपॉइंट करना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। सो वर्कर में रिसीव द गाइडेंस फ्रॉम द डिफरेंट स्पेशलिस्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्क। वर्कर क्या करेंगे, उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अलग अलग लोगों से उनको एडवाइस मिलेगी। जैसे कि मशीन इश्यू आता है, कोई भी मशीन में प्रॉब्लम आता है, तो मेंटेनेंस बॉस हेल्प। स्पीड ऑफ वर्क में, ओके, अगर स्पीड से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए, तो आपको कौन हेल्प करेगा? प्रोडक्शन एक्सपर्ट गाइड करेगा कैसे आप स्पीड अप कर सकते हो आपके वर्क को। क्वालिटी से रिलेटेड इश्यू आता है तो फिर क्वालिटी इंस्पेक्टर जो रहेगा, जो क्वालिटी चेक करने वाला, आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि ऐसी चीजें बनाओ, वैसी चीजें बनाओ। इसे क्या कहेंगे? अरे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। टेलर्स फंक्शनल फोरमैनशिप, देखो, अकॉर्डिंग टू द टेलर अ वर्कर शुड गेट ए एक्सपर्ट गाइडेंस फ्रॉम द डिफरेंट सुपरवाइजर। एक वर्कर अलग अलग सुपरवाइजर से, सुपीरियर से क्या मिलना चाहिए, एक्सपर्ट से गाइडेंस मिलना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? ये टेलर कहता है। ही डिवाइड सुपरवाइजर इनटू टू ग्रुप्स। उसने सुपरवाइजर को क्या किया है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला क्या है, प्लानिंग डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट। ये प्लानिंग डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट नाम से ही पता चलेगा ये क्या किसमें एक्सपर्ट है, प्लानिंग करने में एक्सपर्ट रहेंगे ये लोग। उसने क्या किया रे, सुपरवाइजर जो रहते कंपनी में, वो सुपरवाइजर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट कौन सा आता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट। उसमें क्या कहते हैं, देखो, रूट चेक, रूट क्लर्क, देखो, डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ वर्क। रूट क्लर्क क्या करेगा रे, सीक्वेंस डिसाइड करेगा काम की, एंड टेल्स द वर्कर व्हाट स्टेप्स टू फॉलो, और क्या स्टेप्स फॉलो करनी ये भी बताएगा वर्कर। जैसे एग्जांपल देखो, इन अ कार फैक्ट्री,
रूट क्लार्क डिसाइड विच पार्ट शुड बी असेंबल्ड फर्स्ट। एक कार की फैक्ट्री है, उसमें कार में क्या रहता है, कार फैक्ट्री में क्या रहता है, असेंबल्ड करते कार को, मतलब अलग अलग पार्ट अलग अलग फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। एक फैक्ट्री में आने के बाद उसको क्या किया जाता है, असेंबल करता है। असेंबल मतलब जो पार्ट जहां पे वहां पे लगाने का काम किया जाता है कार। तो जो रूट क्लार्क करेगा वो बताएगा कि कौन सा असेंबल पार्ट कौन सा पहले होगा। वो बताएगा बोनेट का पार्ट पहले असेंबल होगा, ऐसा बता दे तो मतलब क्या होगा, कार का बोनेट ही पहले बिठाया जाएगा, फिर बाद में बाकी का स्ट्रक्चर बिठाएंगे। लाइक वाइज एग्जाम्पल दिया। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लार्क, अभी ये कौन रहेगा, गिव द डिटेल इंस्ट्रक्शन अबाउट द हाउ द वर्क शुड बी डन। डिटेल इंस्ट्रक्शन देगा काम कैसे होगा इसके बारे में। इस एग्जाम्पल देखो, प्रोवाइड अ रिटन इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेटिंग अ मशीन। एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए ना उसके मशीन के बाजू में एक पेपर लगाया जाता है, उसके ऊपर लिखा जाता है कि ये मशीन कैसे काम करनी है, ये मशीन के ऊपर कैसे काम करना है। इसके ना रिटन इंस्ट्रक्शन रहते हैं, वो बनाने का काम कौन करेगा, ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क करेगा। बाद में टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये क्या करेगा, मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ टाइम, वेजेस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका सारे का रिकॉर्ड रखेगा। जैसे कैलकुलेट हाउ मेनी यूनिट्स अ वर्कर प्रोड्यूस एंड सैलरी डिटेल्स, एक बंदे ने दिन में कितने यूनिट बनाने हैं वो भी वो डिसाइड करेगा, उसके हिसाब से उसकी सैलरी भी कितनी रहेगी उसके डिटेल्स भी कौन डिसाइड करेगा, ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क करेगा। शॉप डिसिप्लिनर, मेंटेन अ डिसिप्लिन एंड हैंडल द एब्सेंटिज्म, जैसे कि वॉर्न्स वर्कर फॉर रिपीटेड लेट कमिंग, अगर एक आधा बंदा कंटिन्यूसली लेट आ रहा है तो उसको वार्निंग देने का, लेट नहीं आना है, टाइम पे आना है, उसके ऊपर क्या करने का, मतलब ध्यान देने का उसके ऊपर कि वो टाइम से आ रहा है या नहीं आ रहा। डिसिप्लिन मेंटेन करके रखने का काम ये कौन करेगा, शॉप डिसिप्लिनर करेगा। ये होगा एक टाइप, मतलब ये क्या, रूटीन एक्टिविटीज अच्छे तरीके से हो रहे या नहीं रहे, वो प्लानिंग डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट देखेगा। बाद में दूसरा आता है शॉप फ्लोर स्पेशलिस्ट। शॉप फ्लोर स्पेशलिस्ट मतलब क्या, जहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्शन होता है, जो फैक्ट्री वहां पे। पहला आता है गैंग बॉस, वो क्या करता है, अरेंज मशीन एंड टूल्स एंड हेल्प्स वर्कर सेटअप वर्क। गैंग मतलब वो लिटरल मीनिंग मतलब उसका, गैंग मतलब वो नहीं। गैंग बॉस का बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में ये काम रहता है, मतलब फैक्ट्री में, कि वो मशीन एंड टूल्स को अरेंज करके रखता है और लोगों को, मतलब वर्कर को मशीन को सेटअप करने के लिए भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे प्रिपेयर इक्विपमेंट बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट, ये प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले आएगा आधा घंटा, सारी मशीन इनलाइन है ना, चल रही है ना, सेटअप करके रखेगा। मशीन का जो बेसिक सेटअप रहता है वो हर रोज सेट करनी पड़ती है मशीन कंपनी में, वो सेट करके चला जाएगा, उसे क्या कहेंगे रे, गैंग बॉस कहेंगे। दूसरा आता है स्पीड बॉस, ये कौन है, इंश्योर मशीन रन एट अ प्रॉपर स्पीड, आपकी जो मशीन चल रही है वो प्रॉपर स्पीड पे चल रही है नहीं, वो सुपरवाइज करेगा। जैसे एग्जांपल, चेक वेदर द वर्कर आर यूजिंग मशीन इफिशिएंटली, वर्कर इफिशिएंटली काम कर रहे हैं मशीन के ऊपर, वो देखेगा, सुपरवाइज करेगा। तीसरा आता है रिपेयर बॉस, अगर कुछ डैमेज होता है मशीन में तो क्विकली वो डैमेज को रिपेयर करने का काम किस करेगा, ये रिपेयर बॉस करेगा, क्वालिटी वर्क चेक करेगा। बाद में आता है इंस्पेक्टर, जो क्या करेगा रे, क्वालिटी वर्क्स को, वर्क की क्वालिटी चेक करेगा। आपका जो भी फिनिश प्रोडक्ट बना है, मतलब क्या ये आईफोन बन के रेडी हुआ, ये आपका जो स्टैंडर्ड जो है, क्वालिटी के स्टैंडर्ड जो भी आप, वो स्टैंडर्ड को फुलफिल किया है क्या नहीं, इसको चेक करेंगे। क्योंकि एक स्टैंडर्ड बना रहता है ना, कि ये ऐसा चलना चाहिए, वो चीज ऐसी चलनी चाहिए वगैरह। तो स्टैंडर्ड को आपका प्रोडक्ट मीट कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन बताएगा आपको, इंस्पेक्टर बताए। तो बेसिकली दो प्रकार के सुपरवाइजर रहते हैं कंपनी में, एक प्लानिंग वाला रहता है और एक क्या रहता है, जो एक्चुअल शॉप फ्लोर पे काम करेगा। समझ में आया? ये जो नाम है ना, गैंग बॉस वगैरह वगैरह, वो ध्यान में रखो, एमसीक्यू में आ सकते हैं। रिपेयर बॉस कौन रहेगा वो। बाद में इसके फीचर्स देखो, वर्क इज डिवाइडेड बाय फंक्शंस, देखो डिफरेंट डिपार्टमेंट परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइजेशन वर्क, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है और स्पेशलाइज पर्सन के अंडर ही वो होगा। जैसे एग्जांपल देखो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंडल्स मनी मैटर्स ओनली, पैसे से रिलेटेड मैटर कौन हैंडल करेगा, फाइनेंस वाला, उसको प्रोडक्शन से कुछ लेना देना है क्या, नहीं, वो प्रोडक्शन वाला देख लेगा। स्पेशलाइज्ड हैव अथॉरिटी, एक्सपर्ट कैन गिव द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू देयर फंक्शन, अपना वो काम, अपने डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्शन हम खुद देंगे। ओके, स्पेशलाइज्ड पर्सन, स्पेशल अथॉरिटी। देखो, क्वालिटी मैनेजर कैन स्टॉप अ डिफेक्टिव प्रोडक्शन, डिफेक्टिव प्रोडक्शन स्टॉप करना है तो उसके रिलेटेड इंस्ट्रक्शन कौन देगा रे, क्वालिटी मैनेजर ही देगा। देन वर्कर रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेनी स्पेशलिस्ट, यहाँ पे क्या हो सकता है, एक वर्कर को बहुत सारे स्पेशलिस्ट पर्सन क्या कर सकते हैं रे, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे एक वर्कर चार अलग अलग लोगों को अलग अलग रिपोर्ट करेगा रिलेटिंग टू उनके उनके एरिया का। जैसे कि देखो, फैक्ट्री वर्कर रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोडक्शन, मेंटेनेंस एंड क्वालिटी सुपरवाइजर, एक वर्कर को प्रोडक्शन वाला भी बंदा क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। जैसे आपका दिन का टारगेट है 100 यूनिट बनाने का, एक बंदे ने वो 80 यूनिट ही बना रहा है, तो प्रोडक्शन मैनेजर आएगा, उसको बोलेगा नहीं नहीं आप इफिशियंसी बढ़ाओ, आप काम कम क्यों कर रहे हो,
वो देखेगा। दूसरा मेंटेनेंस वाला बंदा उसको बोलेगा कि मशीन अच्छे से चलाओ, मशीन ब्रेकडाउन ना होने दो, सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करो। क्वालिटी सुपरवाइजर भी आके उसको बोलेगा कि प्रोडक्ट में ज्यादा डिफेक्ट नहीं आने चाहिए, ध्यान देके काम करो। फिर इससे रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो हर एक बंदे को उसको अलग अलग रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो जो इंस्ट्रक्शन दिए उस हिसाब से। ठीक है। देन डिसीजन नीड्स एक्सपर्ट कंसल्टेशन। देखो, इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन विद द एडवाइस ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सन। ओके, जो भी डिसीजन लेंगे वो स्पेशलिस्ट लोग ही लेंगे। जैसे कि टेक्निकल इशू आर डिस्कस्ड विद द इंजीनियर। टेक्निकल इशू फाइनेंस वालों से डिस्कस करके कुछ फायदा रहेगा क्या? वो किससे डिस्कस करेंगे? इंजीनियर से ही करेंगे। लिमिटेड एंड स्पेशलाइज्ड वर्क। देखो, वर्कर्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिपीटेडली। जहाँ पे रिपीटेशन ऑफ टास्क रहता है ना फैक्ट्री में, ये काम आता है ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उधर। देखो, वन वर्कर ओनली असेंबल व्हील्स इन अ साइकिल फैक्ट्री। साइकिल फैक्ट्री में काम रहता है, तू खाली व्हील से डालेगा साइकिल में। दूसरा वाला ब्रेक से डालेंगे। तीसरा वाला वो जो मेन बॉडी रहती है उसको ही सारा अटैचमेंट्स वो रखेगा। मतलब स्पेशली जहाँ पे अपना स्पेशलिटी है वहां पे अपने को काम करने को मिलता है, स्पेशलिटी के हिसाब से। इसके एडवांटेज देखो, सेम बेटर स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्ट है हर एक फील्ड का, तो फिर एक्सपर्टीज रहेगा। प्लान डिवीजन ऑफ वर्क, यहाँ पे वर्क सिस्टमेटिकली डिवाइड होगा। टीम वर्क को एनकरेज किया जाएगा। हर एक डिफरेंट स्पेशलिस्ट, अलग अलग स्पेशलिस्ट मिलके काम करेंगे ना, तो टीम वर्क भी यहाँ पे अच्छे खासा बना रहेगा। सेपरेशन ऑफ मेंटल एंड मैनुअल वर्क। इधर दो चीजों का सेपरेशन है, मेंटल वर्क का और मैनुअल वर्क का। जैसे कि मैनेजर प्लान बनाएगा, मतलब मेंटली काम करेगा मेंटल चीजों के ऊपर। और मैनुअल वर्क कौन करेगा रे? वर्कर करेगा, मतलब वर्कर वो काम को एग्जीक्यूट करेगा प्लान को। तो फिर वर्कर को सोचने की जरूरत नहीं मैं प्लान क्या करूं, या तो फिर मैनेजर को जरूरत नहीं सोचने की मैं कैसे बनाऊं। हर एक का काम क्या है, डिफरेंट है। हेल्प मास प्रोडक्शन, बहुत बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल के ऊपर अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए स्टैंडर्डाइज सिस्टम होना जरूरी रहता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जरिए आप बिठा सकते हो। ऐसे ऑटोमोबाइल फैक्ट्री यूज दिस सिस्टम। ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में काम भी बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रहती है, उस केस में मास प्रोडक्शन को अगर आपको करना है तो उस केस में स्पेशलिस्ट लोग लगते हैं। उस केस में ये फॉर्मल, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको क्या करेगा, काम आएगा। फिर आता है इफिशिएंट सुपरविजन। एक्सपर्ट प्रोवाइड अ बेटर गाइडेंस, तो सुपरविजन भी इफिशिएंटली कर पाओगे। रिड्यूस बर्डन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट मैनेजर। वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड अमंग द स्पेशलिस्ट। जो वर्कर का काम है वो पहले कौन करेगा? स्पेशलिस्ट करेगा। स्पेशलिस्ट बोलेगा कि वर्कर को कैसे करना है, तो अल्टीमेटली जो टॉप मैनेजर है उनके ऊपर बर्डन कम होगा। फिर बाद में आता है सुटेबल फॉर एक्सपेंशन। बड़े ऑर्गेनाइजेशन को इजीली ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। और बेटर कंट्रोल, एक्सपर्ट मॉनिटर वर्क केयरफुल। देखो, जो भी एक्सपर्ट अपॉइंट करेंगे वो वर्क को क्या करेंगे, केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, केयरफुली मैनेज करेंगे। तो ये भी एडवांटेजेस हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? वोलेटाइल यूटिलिटी ऑफ डिमांड। एक बॉस, एक एम्प्लॉय, ऐसा नहीं है ना इधर। एक एम्प्लॉयज को बहुत सारे बॉसेस को क्या करना पड़ेगा रे? कम्युनिकेट करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो सकता, इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है और क्वालिटी ऑफ वर्क स्लो डाउन हो सकता है इस केस में। एक्सपर्ट लोगों के बीच में झगड़ा होना कोई नई बात नहीं है, डिसएग्री हो सकते हैं एक दूसरे के काम पे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है स्पेशलिस्ट लोगों में। एक्सपेंसिव है ये, क्योंकि स्पेशलिस्ट अपॉइंट करने पड़ेंगे ना आपको। बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट लगेंगे, बहुत ज्यादा सुपरवाइजर्स भी लगेंगे। बेसिकली ये स्ट्रक्चर कैसा है, कॉस्टली है। बाद में डिफिकल्ट टू फ्लेक्स फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस है, तो इसके वजह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक काम के ऊपर चार एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं, मतलब एक वर्क है फॉर एग्जांपल ये मोबाइल बनाना, इसके ऊपर चार एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है ये मोबाइल बनाते समय, तो एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा ये आप नहीं बता सकते चार लोगों में से। वो बोलेगा मैंने नहीं कुछ किया, इसके वजह से हुआ। वो दूसरा बोलेगा नहीं नहीं मेरी वजह से नहीं, इसके वजह से हुआ है। प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बाद में आता है कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। ओके, डिपार्टमेंट्स में फोकस ओनली ऑन देयर ओन वर्क। हर एक डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के उतना ही सोचेगा, तो इसमें क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। वीक डिसिप्लिन, मल्टीपल बॉसेस होने के कारण क्या हो सकता है, डिसिप्लिन यहाँ पे लैक हो सकता है। जैसे कि एक एक वर्कर वर्कर के ऊपर चार बॉस मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं, तो वर्कर किसी का भी नहीं सुनेगा। ना मैं तेरा सुनूंगा, ना मैं तेरा, ना तेरा वो ना तेरा, जो काम करोगा मैं मेरा डिसाइड करके करूंगा, ऐसा भी हो सकता है। डिसिप्लिन काम नहीं करता इधर। डिपार्टमेंटल थिंकिंग, देखो मैनेजर्स थिंक्स ओनली अबाउट देयर डिपार्टमेंट इंस्टेड ऑफ ओवरऑल कंपनी ग्रोथ। हर एक डिपार्टमेंट मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के उतना ही सोचेगा, उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल से कुछ लेना देना नहीं। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इस अलग अलग तरीके से क्या है डिफाइन किया गया है।
समझ में आया? फिर बाद में आता है हमारा कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, वो हम ऑनलाइन में ले लेंगे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है।